हेलो स्टूडेंट, दिस इज नीतीश वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर फ्रॉम अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीट मार्वल सर। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे चल रही है प्रगति सीरीज, और प्रगति सीरीज में मतलब मैं आपको बेसिकली पढ़ा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा जो मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर था उसका पहला लेक्चर आपने देख लिया होगा, मतलब ऑलरेडी वो लाइव है चैनल पे। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा है बेटा, और जो मतलब स्टार्टिंग से बेसिक से अपना मूल कॉन्सेप्ट कवर करना चाहता है तो पहला लेक्चर जाकर देख लो। ठीक है, उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि इसके बाद देखें। ठीक है, नहीं मतलब जो बेसिक चीजें मैंने उसमें बताई हैं फिर रिलेट करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो पहले लेक्चर में बेसिकली यार हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं कि हमारा मैटर क्या है। ठीक है, और मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था हमने, मोल क्या है, मोल की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था हमने बेसिकली, और कैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस ये सब एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, उस सब के बारे में हमने बातें की थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोलते हैं जो बाकी की चीजें यार आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यार, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री कोर्स फॉर नीट 2025। ठीक है, मतलब कंप्लीट पूरी तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री का जो कोर्स है, ठीक है, एज पर नीट सिलेबस वो इस सीरीज में कंप्लीट करवाया जाएगा, है ना। और तुम्हारा जो सिलेबस है मतलब अकॉर्डिंग टू नीट वो सारे चैप्टर्स यहाँ लिखे हुए हैं। तुम्हारा देखो पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चल रहा है, इसका एक लेक्चर बेटा आ चुका है, मैंने आपको बताया भी। ठीक है, फिर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन थर्मोडायनेमिक्स, देन केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मतलब ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी सीरीज में चीजें चलेंगी। ठीक है, तो जो सारे चैप्टर्स आप देख लेना यार इनको, मतलब ये सब कुछ है इसमें। ठीक है, देखो यार मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास से, है ना। तो क्या है एटॉमिक मास? देखो जनरली क्या बोलते हैं, तुम कोचिंग में कहीं पढ़ते हो ना, तो मतलब ये बताया जाता है कि एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ वन एटम। ठीक है, तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटॉमिक मास का मतलब ये नहीं है कि वो एक एटम का मास है। ठीक है, दूसरी बात मतलब ये बोला जाता है कि एटॉमिक मास इज डिफाइंड फॉर एटम्स। ठीक है, तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो किसके लिए डिफाइंड है और एक्चुअली है क्या, आई विल टेल यू। ठीक है, चलो फोकस करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। देखो तुम्हारा बेसिकली क्या है कि लेट्स अच्छा स्टार्ट करने से पहले एक बात मेरे को बताओ, सबको ये पता है क्या बोलते हैं कि एटम्स, आयन और क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स हमारे बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे मतलब बहुत बहुत छोटे। ठीक है, तो उनका जो मास होता है, ठीक है, उनका जो मास होता है बेटा वो मतलब मेजरेबल नहीं है। नॉर्मली हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे मतलब मेजरेबल नहीं है, उसको बहुत छोटा होता है, उसको मेजर नहीं कर सकता, मतलब फील नहीं कर सकते उसको, ऐसा है। ठीक है, इतना छोटा है। ठीक है, तो देखिए मतलब बेसिकली एटॉमिक मास हमें आइडिया देता है कि हम कैसे मतलब उनके मास को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या है डीप में, तो एक बार देखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मान लो तुम्हारे पास यार तुम्हारे पास एक कोई एटम है, लेट्स सपोज ए एटम है तुम्हारे पास। ठीक है, ए एटम है तुम्हारे पास, ए एटम है। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसका मास जो है वो है तुम्हारा यार x इंटू 10⁻⁻23, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इनका मास होता है एटम्स का, ठीक है, वो 10⁻⁻23 -24 की मतलब यूनिट में होता है। ठीक है, और ये क्या है ग्राम। ठीक है, और मान लेट सपोज क्या बोलते हैं तुम्हारे पास एक एटम बी है, उसका मास है तुम्हारा y इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, मतलब दो डिफरेंट एटम है, इनका मास मतलब अगर ग्राम में मेजर किया गया तो वो इतना आया। ठीक है, अब हम सबको पता है, अब तुमको दिख रहा है क्या बोलते हैं -23 की यूनिट में, और ये कुछ अलग वैल्यू होगी, ये भी कुछ अलग वैल्यू होगी अगर एटम अलग है तो। ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो हमको पता है कि भैया कितने एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है ना। तो क्या ये फिजिबल है, क्या ये फिजिबल है कि 118 एलिमेंट हैं उनका सबका मास इस फॉर्म में याद रखना पॉसिबल है? मुझे बताओ, है ना, कि एक तो 118 एलिमेंट उनका भी मास मतलब क्या बोलते हैं ऐसी छोटी यूनिट में। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में। ठीक है, तो क्या मुश्किल नहीं हो जाएगा? मतलब पॉसिबल तो है बट फिजिबल नहीं है। फिजिबल का मतलब ये है कि साइंटिस्ट जो कैलकुलेशन करते हैं डेली लाइफ में अपना, है ना, तो वो कितना दिक्कत हो जाएगा इतनी छोटी वैल्यू को याद रखना, है ना। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने बेसिकली क्या किया, उसके लिए साइंटिस्ट ने बेसिकली ऐसा किया कि भाई हम क्या बोलते हैं कि एक कोई रेफरेंस, है ना, एक कोई रेफरेंस ले लेते हैं जिससे कि हम सारे एटम्स के मास को डिवाइड करें। ठीक है, सारे एटम्स के मास को डिवाइड करें, है ना, तो उनकी जो वैल्यू है, उनकी ये वैल्यू सिंपल होल नंबर आ जाए। ठीक है, मान लो कोई एक रेफरेंस लिया हमने और उस रेफरेंस से इसके मास को हमने डिवाइड किया, मान लो वो आ गया तुम्हारा 3 आ गया। ठीक है, और इसके मास को डिवाइड किया तो वो क्या आ गया तुम्हारा 4 आ गया। ठीक है, तो अब 3, 4, 5 ये सब नंबर याद करने में कितना ईजी है ना। तो बेसिकली एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट मतलब यही है। मैं तुमको भी बताऊंगा अभी क्या मतलब एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या है, तो बस तुमको ये बात जो मैंने लिखी है वो समझ में आ रही है क्या बोलते हैं कि मतलब क्या हुआ, कैसे मतलब चीजें करी जाती हैं एक्चुअली। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि साइंटिस्ट ने सोचा कि यार जब हम रेफरेंस जब ढूंढ ही रहे हैं, अगर हम रेफरेंस ढूंढ ही रहे हैं तो हम क्यों ना ऐसा कोई रेफरेंस ढूंढें कि जिससे कि इसकी जो वैल्यू है एटम्स के मास की वो इंटीजर तो आए साथ साथ ऐसी वैल्यू आए कि जो हमारा मास नंबर है उसके भी वो बराबर हो। ठीक है, मास नंबर आपको पता है, मास नंबर हमारा क्या होता है यार, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज बेसिकली सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, आगे p प्लस एन कर लो चाहे n प्लस p कर लो, ठीक है। तो बेसिकली रेफरेंस जो ढूंढा गया हमारा, ऐसा ढूंढा गया था बेटा कि उससे डिवाइड करने में किसी एटम के मास को, ठीक है, किसी एटम के मास को डिवाइड करने में जो वैल्यू आ रही थी वो इंटीजर तो आ रही थी, साथ के साथ क्या बोलते हैं वो क्या आ रही थी हमारी, क्या आ रही थी हमारी, इसके मास नंबर के बराबर आ रही थी। अब तुम कहोगे सर मतलब अच्छा, मतलब तुमको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मतलब कैसे उन्होंने ऐसा ढूंढ लिया, क्या बोलते हैं कि जो वैल्यू हमारी है वो मास नंबर के सिमिलर भी आ जाए। तुम ऐसा समझो, मान लो कि हम इसको r से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे भी इसको r से डिवाइड कर रहे थे हम, अगर मान लो r से डिवाइड ना करके हम इसको r/2 से डिवाइड कर रहे थे, r बेसिकली हमारा रेफरेंस है, ठीक है, तो ये वैल्यू बेसिकली क्या आ जाती, इसके लिए 6 आ जाती और इसके लिए 8 आ जाती। बट हमारा जो मास नंबर एक्चुअली हो रहा होगा, मान लो इसमें 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर तो हमारा 3 हो रहा होगा, है ना। तो इसलिए जरूरी था कि मतलब काम को सिंपल करने के लिए बेसिकली उन्होंने क्या कर लिया, हमारा रेफरेंस की वैल्यू ऐसी ली जो कि हमारी सटीक आए, इन फॉर्म ऑफ के हमारा इंटीजर भी दे पाए और क्या बोलते हैं जो मास नंबर के बराबर वैल्यू दे पाए, ठीक है। अब देखो जो हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन है कि हमारा क्या रेफरेंस था, ठीक है, उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो कि एटॉमिक मास बेसिक, देखो मैंने बताया था कि एटॉमिक मास नॉट डिफाइंड फॉर एटम्स, एटॉमिक मास बेसिकली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्स, है ना। और कैसे डिफाइंड किया गया, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, कोई एक एलिमेंट है उसके एक एटम का मास लेंगे, है ना, और उसको डिवाइड करेंगे 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है। अब देखो मास ऑफ एक एटम का तो तुमको समझ में आ रहा है कि कोई भी मास होगा भाई ग्राम में एक एटम का मास, ठीक है, वो हम यहाँ रख देंगे। अब ये 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब है समझो कि मान लो यार कि मान लो तुम्हारे पास एक एटम है कार्बन का, ठीक है, और क्या बोलते हैं एक कार्बन का एटम है तुम्हारे पास, है ना, अब उसके तुमने 12 हिस्से कर लिए, 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो इसका क्या बोलते हैं, ये एक पार्ट है, ये क्या हो गया बेटा, इसके एक पार्ट का क्या हो गया 1/12, ठीक है। तो रेफरेंस हमने बेसिकली क्या लिया कि कार्बन का एक एटम है, उसके 12 हिस्से किए हैं और 12 हिस्से का एक हिस्सा निकाल के, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया अपना रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे C12 का मतलब बेसिकली क्या है, कार्बन का ऐसा आइसोटोप जिसका मास नंबर क्या हो 12 हो, ठीक है। आइसोटोप समझते हो ना कि ऐसे एटम्स क्या बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो, ठीक है। C12 होता है हमारा एक C13 होता है, ठीक है। तो कार्बन का हमने 12 वाला आइसोटोप लिया। और देखो अब बहुत जगह क्वेश्चन ये पूछा जाता है इन जनरल, ठीक है, मतलब एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन, और कई बार मतलब थ्योरेटिकली बुक में पूछा भी जाता है कि हमने यार मतलब C12 ही क्यों लिया, ठीक है, या C12 का 1/12 पार्ट क्यों लिया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक्चुअली साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, कोई ऐसा रेफरेंस ढूंढ रहे थे जिससे कि हमारी क्या बोलते हैं एटॉमिक मास की जो वैल्यू है जो अभी हम निकालेंगे वो इंटीजर आ जाए, ठीक है। तो उस चीज को मतलब ट्राई करते करते हमको वो C12 के 1/12 की जो वैल्यू है वो सटीक मिली रेफरेंस रखने के लिए, ठीक है। तो उस टर्म में क्या बोलते हैं, इसलिए हम C12 को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो एटॉमिक मास तुम्हारा पता लग गया तुमको, मास ऑफ 1 C12 एटम डिवाइड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, ठीक है। कार्बन के एक एटम का मास उसका 12वां हिस्सा हम लेंगे तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, हमारा एटॉमिक मास, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास, है ना। बेटा अभी भी ये ऐसा नहीं है कि एटॉमिक मास ऑफ वन एटम है, ठीक है। एटॉमिक मास बेसिकली क्या है हमारा कि कार्बन के एक एटम का मतलब किसी भी एक एटम के किसी भी एक एलिमेंट के एक एटम का डिवाइड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, उसका रेशियो है। ये एक एटम का मास नहीं है कार्बन, एटॉमिक मास जो है, ठीक है। एटॉमिक मास बेसिकली क्या है, रेशियो है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये बेसिकली ग्राम में ही होगा और जो हम ये जो मास ले रहे हैं ये भी ग्राम में ले रहे हैं, ठीक है। अभी दोनों ग्राम में है तो ये बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा, ये क्वांटिटी तुम्हारी यार यूनिटलेस हो गई कि नहीं होगी, मुझे ये बताओ पहले, है ना। अब दोनों ऊपर नीचे ग्राम में है तो यूनिटलेस हो गई, बात नहीं हो गई, है ना, हो गई। तो देखो पहली बात है तुमको ये याद क्या रखनी है कि ये बेटा एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं होता है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, बेसिकली रेशियो होता है एक एटम के मास का और क्या बोलते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम का, ठीक है। ये बात क्लियर है एकदम, ठीक है। और ये क्या होता है तुम्हारा यूनिटलेस होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो अब तुम मतलब इस बात को क्या बोलते हैं अगर थ्योरी में समझना चाहो और तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इट मींस एटॉमिक मास इज यूनिटलेस नंबर, ठीक है। आई बात समझ में है ना। Every element has certain fixed value of its atomic mass, ठीक है। And for most element it is similar to mass number, ठीक है। ये बात मैंने बताई थी कि सिमिलर होता है, मतलब देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए क्यों बोला गया है, क्योंकि ये होता तो है मास नंबर के बराबर, है ना, एटॉमिक मास, बट सबके लिए नहीं होता, ठीक है। कुछ एलिमेंट हैं जैसे कि तुम्हारा क्लोरीन है और वो क्यों है उसकी बात हम आगे करेंगे चैप्टर में, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पे एटॉमिक मास लिखे गए हैं तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया बेटा, है ना, हीलियम हो गया और लिथियम हो गया। हाइड्रोजन का तुम्हारा क्या है 1, ठीक है। 1 कैसे आ रहा है हाइड्रोजन का, बेसिकली तो क्या करा होगा कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास लिया होगा, उसको 1/12 से क्या बोलते हैं डिवाइड किया होगा तो क्या आया होगा, वो एक बार ही डिवाइड हुआ होगा। तो वैसे क्या है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 आया है, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें मास लिखा हुआ है तुम्हारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, ठीक है, इनके मास लिखे हुए हैं। और ये यहाँ पे मैंने इन्हीं एटम्स के मास क्यों लिखे हैं, बेसिकली हमारे 118 एलिमेंट है पर हमारे जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, वो 99% उनमें इन्हीं
का यूज होता है, ठीक है। तो तुमको बेटा बेसिकली ये सारे मास हैं, नोट्स मैं इनको अच्छे से लिख लो, इनको याद करना है तुमको, ठीक है। हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस में इनका ही यूज होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो देखो सही सारे मास तुमको याद कर लेने हैं, किसी की यूनिट नहीं, यूनिट लेस होता है, ये बात समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। तुमको ये सारे मास याद कर लेने हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे यार मॉलिक्यूलर मास की। तो देखो बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास देखो, अब मॉलिक्यूलर मास का ही मतलब ये नहीं है क्या बोलते हैं कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। बेसिकली मॉलिक्यूलर मास क्या है तुम्हारा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम, ठीक है। 1C12 एटम लिख लो चाहे मत लिखो, एक ही बात है, ठीक है। उसका मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मतलब ये एक्सप्रेशन बताने का मतलब क्या है कि साइंटिस्ट ने वो चीज कैसे करी होगी, ठीक है। समझ में आ रही है? तो साइंटिस्ट ने कैसे करी होगी वो चीज, कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, हम तो ऐसे करने नहीं जाएंगे अगर हमको किसी मॉलिक्यूल का मास निकालना है, ठीक है। वो तो चीज हमको पता है कि वो होती क्या है, अब हमको कैसे क्या बोलते हैं मास निकालना है एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। और देखो ये इट इज ऑल्सो क्या है तुम्हारी यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये भी बेटा रेशियो है ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का और क्या बोलते हैं 1/12 पार्ट ऑफ C12 का रेशियो है, ठीक है। तो ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी क्या हो तुम्हारा यूनिटलेस क्वांटिटी हुई, ठीक है। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। हम बेसिकली क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास तुम ऐसे समझो कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ वेट, इसको और अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं सम ऑफ मासेस, सम ऑफ एक सेकेंड, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में? हमको अगर हम मास निकालेंगे, तो हम मास कैसे निकालेंगे किसी मॉलिक्यूल का। मान लो तुम्हारे पास देखो ऐसे समझते हैं अगर तुम मान लो H2O का, एक सेकेंड इसको आगे शिफ्ट कर लेते हैं ना। अच्छा एक काम करो, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, तुम नोट कर लेना, ठीक है, उसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब देखो ये नोट कर लिया ना, हम कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, कैसे निकालेंगे, सम करके एटम्स का, ठीक है। ये यार पूरा क्यों मिट गया भाई? अच्छा इससे मिटा लेते हैं। मान लो मैं तुमसे पूछूं कि भाई H2O के एक मॉलिक्यूल का मास बता दे मेरे को, है ना। तो H2O के एक मॉलिक्यूल का मास तुम कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम है ना। तो एक एटम का मास कितना होता है? 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16 होता है। 16 कोई यूनिट नहीं है, 16 ग्राम नहीं होता, कुछ यूनिट नहीं है उसकी, वो क्या है हमारा 16 सिर्फ विदाउट यूनिट, ठीक है। तो ये क्या हमारा आ गया 18 आ गया यार, 18। तो बेटा ऐसे हम मॉलिक्यूल्स का मास निकालते हैं, ठीक है। अब तुमको मैंने जो एटम्स बताए हैं उनका तुमको मास याद करना है, ठीक है, जो सारे बताए थे। और क्या बोलते हैं, तुमको अगर किसी मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो वो तुम मॉलिक्यूल का मास उन एटम्स के मास को ऐड करके निकाल सकते हो, ठीक है। और जनरली तुम अब जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो वहाँ पे क्या होता है तुम्हारे मतलब क्वेश्चंस में वही जो फेमस मॉलिक्यूल्स हैं ना, उन्हीं के मतलब क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम उनके याद भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि तुमको क्वेश्चन करने में ईजी हो, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही तुम्हारा क्या बोलते हैं N2 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकलवाए तो तुम क्या कर दोगे, 2 एटम है इसमें, तो 14 उसका मास होता है, तो 14 × 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 28, ठीक है। ये होगी तुम्हारी यार मॉलिक्यूलर मास की बात, है ना, सिंपल बात है ना, आई समझ में, ठीक है। अब देखो अब हम बात करेंगे यार एटॉमिक मास यूनिट, है ना। अभी कुछ के दिमाग में चल रहा होगा यार, हमको तो ये लग रहा था कि एटॉमिक मास जो होता है हमारा वो AMU यूनिट में होता है, ठीक है। और एटॉमिक AMU क्यों नहीं पढ़ाया सर ने, तो अब उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली क्या है हमारी बेटा, ये सिंपली एक यूनिट है, जैसे कि हमारी मास की यूनिट होती है तुम्हारी ग्राम होती है, किलोग्राम होती है, टन्स होती है, पाउंड्स होती है, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है तुम उसको ऐसे पढ़ो, ठीक है, तुम उसको ऐसे मत पढ़ो, तुम ऐसे पढ़ो यूनिट ऑफ मास, है ना, फॉर एटम्स, ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा भी हुआ है इसमें बहुत क्लियर तुमको समझाने के लिए, इट इज जस्ट अ यूनिट ऑफ मास टू मेजर वेरी स्मॉल मासेस, वेरी स्मॉल मासेस, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोई बड़ी चीज़ होती है, मान लो समझो कि कोई चीज़ मतलब 100 के मल्टीपल में है किलो में, ठीक है, तो हम उसको बेसिकली किससे मेजर करते हैं, क्विंटल से, है ना। मान लो हमारे पास 100 kg है, 100 kg है, ठीक है, 100 kg है, तो इसको क्या बोलते हो, 1 क्विंटल बोलते हो, 1 क्विंटल बोलते हो, ठीक है, 1 क्विंटल बोलते हो। अगर 200 kg है ना, या फिर 250 kg है तो तुम उसको क्या बोलते हो, 2.5 kg, ठीक है, 2.5 क्विंटल, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमारे पास यार कोई
स्मॉल, बहुत स्मॉल मासेस की अगर कोई चीज़ है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्विंटल या केजी से मेजर करेंगे तो वो फिजिबल नहीं होगा ना, तो उसके लिए मतलब एक स्मॉल यूनिट बनाई गई मासेस की, ठीक है। जैसे कि यार तुम्हारा जब क्या बोलते हैं ग्राम, 1 किलोग्राम में क्या होता है तुम्हारा, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना। तो मतलब इस मास की बहुत सारी यूनिट हो सकती है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या चीज़ मेजर करनी है, तो हम उसको मतलब साइंटिफिकली डिफाइन करके कि भाई इतने में इतना होगा और इतने में इतना होगा, हम ऐसे करके यूनिट डिफाइन कर सकते हैं ना। तो वैसे ही मतलब एटॉमिक मास यूनिट भी हमारी एक सिंपली क्या है, हमारी एक सिंपली क्या है, एटॉमिक मास की, अरे यार ये गड़बड़ी क्यों हो जा रहा है ना, मतलब एएमयू हमारी क्या है कि मास की एक सिंपल यूनिट है, ठीक है। अब देखो इसमें बेटा तुमको बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है। अब तुम देखना मज़ा आ जाएगा तुमको, है ना। अब देखो, और मतलब तुमको ये अभी एक चीज़ मैंने बताई कि हमारा हमारा 1 kg हमारा क्या होता है, 1 kg हमारा क्या होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो बेटा सिमिलर वे में 1 AMU क्या होता है, 1 AMU मतलब कैसे डिफाइन किया गया कि 1/12 ऑफ, वही चीज़ तुम्हारी फेमस 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम, ठीक है, 1C12 एटम, ठीक है। मतलब कि 1 AMU को हमारा कितना माना गया कि हमारा एक कार्बन एटम है उसका हम 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो उसके 12 में हिस्से की जो वैल्यू होगी हम उसको क्या बोलेंगे यार, 1 AMU बोलेंगे, 1 AMU बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें जब तुम मतलब मजे की चीज़ क्या है वो तुम देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं कि 1 AMU बराबर हमारा क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम, ठीक है, ये हो गया। अब देखो तुम, अब ये जो 1 कार्बन एटम है इसका मास बेसिकली क्या होता है, इसका मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है, इतना होता है इसका मास। अब कहोगे सर ये मास इतना छोटा कैसे पता कर लिया, बेसिकली बेटा ये मास है तुम्हारा 1 कार्बन एटम का, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से फाइंड किया जाता है, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है जिससे हम क्या बोलते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके मास को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बात दिख रही तुमको, 1/12 ऑफ ये हमारा एक कार्बन एटम का मास होगा C12 का, ठीक है। अब देखो इसके आगे की बात सुनो तुम। अब मेरा जो एक्सप्रेशन है क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/12 डिवाइड बाई 1.99 इंटू 10⁻⁻23। मतलब वो जो बेसिकली मेरा एक्सप्रेशन था, ये जो एक्सप्रेशन था मेरा, मैंने बेसिकली क्या करा है, इसको दूसरे फॉर्म में लिख लिया है। मतलब मैंने इसको बस एक बार मतलब इसको दूसरी फॉर्म में चेंज करके लिख लिया। तो मैं तुमको दिखाता हूँ आगे। तुम इसको, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते 1/1 डिवाइड बाई 12/1.99 इंटू 10⁻⁻23, है ना। तो चाहे ये ऐसे लिखा हुआ है, चाहे ये ऐसे लिखा हुआ है, चाहे ये ऐसे लिखा हुआ है, एक ही बात है ना यार, है ना। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे तुम, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ऐसे ही करते हो ना। तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया है ना। अब देखो तुम क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो कि 1 जब तुम बेटा इसको डिवाइड करोगे ना 12 को 1.99 से, तो तुम्हारा आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 23। और देखो बेटा यहाँ पे तुम्हारा क्या था, ये ग्राम में था, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, पर ग्राम में, ठीक है, पर ग्राम में। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया तुम्हारा 1 AMU तुम्हारा क्या हो गया बेसिकली कि 1/1 और बेटा ये जो नंबर चमका ये क्या है तुम्हारा, बेसिकली 1 मोल की वैल्यू है। ये क्या होगा तुम्हारा 1/Na ग्राम। देखो ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। ये तुमको मतलब इस तरीके से आई डोंट बिलीव यार बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है 1 AMU इक्वल टू तुम्हारा 1/Na ग्राम, ठीक है। तो तुमको ये बात बेसिकली याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना। आप इधर लिख देते हैं, चलो अब देखो ऐसे समझो। अभी तुमने यहाँ पे, अच्छा इसको भी रबी कर देते हैं, नोट कर लेना यार वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा नहीं है तुमको एग्जैक्ट इस चीज़ को याद रखना है, एक बार तुम क्वेश्चन कर लोगे तो सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी तुमको, ठीक है। स्टिल नोट कर लेना समझने के लिए, है ना। अब देखो हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं कि एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, है ना। इसकल टू हम क्या पढ़ के आए हैं कि मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल डिवाइड बाय
1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, ये पढ़ गए हैं हम लोग पीछे, है ना। और देखो ये चीज़ तुम्हारी बेसिकली क्या है, ये चीज़ अभी क्या है हमने पढ़ा है कि ये हमारा है 1 AMU के बराबर। ठीक है, 1 AMU के बराबर है चीज़, पढ़ा है ना अभी। तो क्या यार मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल और एटम इजकल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन AMU। कहने का मतलब ये है कि अगर मास ऑफ 1 एटम और मॉलिक्यूल पूछा जाए है ना, तो हम उसको अगर AMU के साथ लगा के बोले तो बेसिकली एटॉमिक मास को, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुमको इसमें डिफरेंस समझना है, क्वेश्चन से समझोगे। ठीक है, ऐसे समझो कि मैं तुमसे पूछूं कि मास ऑफ 1 हीलियम एटम, तो तुम क्या कह दोगे यार कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होगा क्या होता है हमारा 4 और इन AMU। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया हमारा कि मास ऑफ 1 हीलियम एटम 4 AMU, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो वो हमारा क्या है, सिर्फ बेटा वो हमारा सिर्फ 4 है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, तो वो क्या है तुम्हारा 4 AMU, और एटॉमिक मास क्या है तुम्हारा 4। ठीक है, तो डिफरेंस तुमको बस ये चीज़ समझनी है। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब इसमें समझने वाली चीज़ बेसिकली यही थी, है ना। देखो तुम्हारा यहाँ पे हो गया। और देखो सिमिलरली मैं तुमसे पूछूं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 14 × 2, है ना। ये हमारा एटॉमिक मास होता है इसका, नाइट्रोजन का, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 एटम है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि, और ये हमारा इसको लिखेंगे हम AMU में। ठीक है, ये होगा हमारा 28 AMU। ठीक है, 28 AMU इसका क्या हुआ हमारा, एक मॉलिक्यूल का मास हुआ। ठीक है, अगर मैं उसका मॉलिक्यूलर मास बोलूं, मॉलिक्यूलर मास बेटा 28 है ना। बट मैं तुमसे पूछूं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, तो वो क्या है हमारा 28 AMU। ठीक है, ये बात याद रखनी है तुमको। ठीक है, डिफरेंस समझना है, चीजें रटनी नहीं है। ठीक है, आई डोंट थिंक तुमको इतने डीप में चीजें पहले पता होंगी। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है बेसिकली वो समझना है तुमको, है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, जो चीजें हमने सीखी हैं उनको मतलब बेसिकली कैसे मतलब इसको इंप्लाई करना है चीज को। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 115 AMU ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, अब बेटा देखो सबको पता है कि 20, अभी एटॉमिक मास तुमको अभी याद नहीं हुआ तो देखो पीछे स्लाइड में जाकर देख लेना, एटॉमिक मास वहां से याद कर लेना सबके। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो 23 AMU सबको पता है, 23 AMU हमारा क्या होता है भैया, एक सोडियम एटम होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या बोलते हैं, टोटल कितने AMU हैं सोडियम के, 115 AMU है। ठीक है, 115 AMU है ना। तो हमको बेसिकली फाइंड करना है कि कितने एटम है। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कितने एटम है, x है। तो बेटा x हमारा क्या आ जाएगा तुम्हारा 115 डिवाइड बाई 23। ठीक है, ऐसे निकाल देते हैं ना। ये क्या हो जाएगा हमारा 5 एटम आ जाएंगे हमारे सोडियम के, है ना। अब कहोगे सर ये कैसे लिख दिया, ये बेटा ऐसे लिख दिया, क्या बोलते हैं, अगर मान लो तुम्हारे पास एक kg मैंगो है तुम्हारे पास। ठीक है, 1 kg मैंगो है और एक मैंगो का वेट है तुम्हारा क्या बोलते हैं 100 ग्राम। तो कितने मैंगो होंगे उसमें, तो सिमिलरली यहाँ पे वही बात है कि मान लो कि एक मैंगो का वेट है तुम्हारा 100 ग्राम और टोटल मैंगो तुम्हारे पास 1 kg, तो डिवाइड करेंगे तो उसमें आ जाएगा क्या बोलते हैं 10 आम। तो वैसे ही है यहाँ पे 115 डिवाइड बाई 23, तो आ गया तुम्हारा 5 एटम। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, ये होगा तुम्हारा 5 एटम आ गए तुम्हारे पास सोडियम के। ठीक है, अब देखो सोडियम का मास कितना होता है तुम्हारा 23। ठीक है, 23 होता है। कैसे होता है 23, इसका एटॉमिक नंबर होता है क्या बोलते हैं 11, है ना। Z होता है इसका 11 और A होता है इसका एटॉमिक मास 23, है ना। तो अब नंबर ऑफ क्या बोलते हैं हम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन ही पूछा है ना यार। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा A माइनस जेड। ठीक है, A माइनस जेड हो गया, तो Z हमारा 23 और 11 हो गया हमारा इसका Z। ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं 12 हमारा आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया हमारा 12, है ना। अब देखो एक एटम में हमारे क्या बोलते हैं 12 न्यूट्रॉन है, तो 5 एटम में कितने हो जाएंगे 12 पंजे 60 न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारे जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और नीट एग्जाम में तो बहुत आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिक्स से एकदम, है ना। अब देखो दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इन इट्स
800 AMU सैंपल, ठीक है। ये कह रहा है कि तुम्हारे पास 800 AMU सैंपल है CH4 का, है ना, उसमें तुमको ग्राम मॉलिक्यूल मतलब कि मोल पूछ रहा है मीथेन के, ठीक है। तो फाइंड करने हैं। देखो अब तुमको पता है कि यार 800 AMU है तुम्हारा, 800 AMU, ठीक है, 800 AMU है। अब तुम्हारा देखो CH4, ठीक है, CH4 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया तुम्हारा, 12 + 4 16 AMU, ठीक है, 16 AMU हो गया, है ना। अब तुम्हारे पास कितने टोटल कितनी मीथेन है तुम्हारे पास, 800 AMU। हम निकाल लेंगे 800 कितने हमारे पास मॉलिक्यूल हैं 800 AMU में CH4 के, ठीक है। तो इसको सिमिलर वही हमारा तरीका 800 / 16 AMU, ठीक है। तुमको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है यार, गिवन मास बाई मोलर मास, या फिर क्या बोलते हैं गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, ठीक है। लोग वैसे याद कर लेते हैं, तुमको कोई याद नहीं करना। तुमको बेसिकली जो हमारी मैथ्स जो हमने 6, 7, 8 में पढ़ी है वही, कि टोटल वेट कितना है डिवाइड बाई एक यूनिट का वेट कितना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ AMU में है, ये भी AMU में तुम्हारा, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 50 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है, 50 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, है ना। बट वो पूछ कर रहा है हमसे मोल पूछ रहा है, ठीक है। अब सबको पता है कि जब हमारे पास Na मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी चीज़ के, तो वहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं भैया, 50 मॉलिक्यूल हैं, इनमें मोल निकाल देना है हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा x, ठीक है, x मान लो इसको। तो x हमारा क्या आ जाएगा यार, x = 50/50/Na, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बेटा यूनिटरी मेथड भी सिखाया था, जिससे क्या बोलते हैं कि 99% क्वेश्चंस में वो मोल कॉन्सेप्ट के लगता है, ठीक है। और ये जो मैं कर रहा हूँ वो यूनिटरी मेथड, एक जिसको नहीं आ रहा है यूनिटरी मेथड समझ में, वो जाके क्या बोलते हैं पिछली वीडियो में देख ले, ठीक है। और वैसे कि ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली वही किया है कि एक मोल में तुम्हारे Na मॉलिक्यूल हैं, और क्या बोलते हैं कितने मोल में तुम्हारे 50 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली आ गया कि मोल कह लो या तुम क्या बोल लो, क्या बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो अगली बात कि इन 196 AMU सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये कह रहा है भैया तुमसे कि तुम्हारे पास एक सैंपल है 196 AMU तुम्हारे पास सैंपल है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2SO4, ठीक है, H2SO4 है तुम्हारे पास 196 AMU। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ठीक है। अब देखो कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा हमारा 98 AMU। मेरे को कैसे पता हो, क्योंकि मेरे को याद है वो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, एटम्स का सबका मास कर लोगे, सबका एटम्स का मास ऐड कर लोगे, ठीक है। इसका 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, और प्लस कितना हो सल्फर का कितना हो गया 32, और इसका कितना हो गया 16 चौका 64, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो आएगा तुम्हारा 98 AMU, ठीक है। अब देखो 98 AMU अगर तुम्हारे पास है, और इसमें एटम्स कितने हैं 2 और 1 3 और 4 7, ठीक है। 98 AMU पे तुम्हारे 7 एटम है, ठीक है, 7 एटम है ना। तुम्हारे पास मास कितना है टोटल 196 AMU। तो हम बेसिकली ये फाइंड कर लेंगे कि 196 AMU में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 196 AMU में हमारे कितने मॉलिक्यूल है। हमको पता है भैया कि एक यूनिट का हमारा मास कितना होता है 98 AMU, मतलब एक H2SO4 के मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। 196 में क्या बोलते हैं कितने हमारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, है ना, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 7, तो 2 में कितने हो जाएंगे भैया 14 एटम, ठीक है। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं यार। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन 480 कह लो तुम यार, या 480 कह लो, AMU ऑफ Mg2+ आयंस, ठीक है। ये कह रहा है कि 480 AMU तुम्हारे पास Mg2+ आयंस है, ठीक है, Mg2+ आयंस है ना। इनमें क्या बोलते हैं कितना चार्ज होगा, है ना, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखो तुमको पता है कि भैया मैग्नीशियम का मास कितना होता है तुम्हारा 24 AMU होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और हमारी Mg2+ भी हो जाए तो भी मास इसका 24 AMU रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से मास में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका भी मास कितना हुआ 24 AMU रहा, है ना। टोटल हमारे पास कितना मास है 480 AMU, ठीक है। अब इसको हम पता कर लेंगे कि हमारे पास कितने Mg2+ के आयंस हैं, ठीक है। 480 डिवाइड बाई 24, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा AMU ऊपर नीचे तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 20 Mg2+ आयंस, ठीक है, इसके Mg2+ के, ठीक है। अब देखो ये हमारा ये जो Mg2+ है इस पे बेटा एक पे चार्ज कितना होता है, इस पे एक पे चार्ज होता है 2e के बराबर, 2e मतलब 2 इंटू ई की वैल्यू होती है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻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  ठीक है, ई की वैल्यू है ना। और ये एक आयन की बात है, और हमारे पास आयन कितने हैं बेटा 20 आयन है, हमारे पास 20 आयन है ना। जब 1 रुपये की 2 टॉफी आती है तो 2 रुपये की कितनी टॉफी आती है 4 टॉफी आएंगी, सीधी सी बात है। तो भैया एक में चार्ज इतना है तो 20 में कितना होगा कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 में, ठीक है। तो 20 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻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  ठीक है। अब आंसर तुम क्या बोलते हैं उस यूनिट में तुम्हारे क्वेश्चन में MCQ में पूछा हो, ठीक है।
तो 20 दूनी 40 और मतलब मल्टीप्लाई करके जो भी तुम्हारा जिस फॉर्म में आंसर हो उस फॉर्म में तुम टिक लगा देना, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, मतलब अगले टॉपिक पे, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या है, मोलर मास क्या होता है ना, ये बहुत मजे की चीज़ है। मोलर मास क्या होता है, ठीक है, मतलब तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम गेम इस चैप्टर में मोलर मास पे ही है, ठीक है। वो तो बेसिक चीज़ें थी, तुमको आनी चाहिए। वो चीज़ें बेसिकली इसलिए बताई गई हैं ताकि तुम इस चीज़ को, मोलर मास टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ सको, ठीक है। मोलर मास क्या होता है बेटे, तुम्हारा मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। 1 मोल तुमको पता है, मैंने बताया था 1 मोल मतलब कि किसी भी चीज़, 1 मोल का मतलब क्या है, जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, वैसे ही 1 मोल का मतलब क्या है तुम्हारा कि 1 मोल मतलब 6.0222 10 to the power 23 पार्टिकल्स किसी चीज़ के, ठीक है। तो मोलर मास तुम्हारा क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ एन ए पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, है ना। तुमको ये दो चीज़ समझ में आ रही होंगी कि मोलर मास से समझ में आ रहा है कि 1 मोल का मास, या फिर मोलर मास से तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एन ए पार्टिकल्स का मास, ठीक है। बट ये जो चीज़, ये जो लाइन लिख रही है तुम्हारी, है ना, ये जो लाइन लिख रही है, तुम कह रहे हो सर कि ये कैसे बता रहे हो आपके एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को हम क्या बोलते हैं, ग्राम में लिख देंगे तो वो 1 मोल का मास कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अभी। देखो तुम्हारा क्या बोलते हैं, मैं तुमसे अगर कहूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ क्या कहूँ कि मास ऑफ 1 मोल N2, लेट सपोज मैंने तुमसे 1 मोल N2 का मास पूछ लिया, 1 मोल N2 का मतलब मास पूछ लिया, मतलब कि मैंने Na N2 का मास पूछ लिया, ठीक है। अब तुम इसको कैसे निकालोगे भैया, तुम क्या करोगे, जब तुमको मान लो एक आम का मास पता है, मान लो 100 ग्राम है, तुमको 2 का निकालना तो तुम 2 का मल्टीप्लाई करते हो, 3 का निकालना तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 का निकालोगे तो कैसे क्या आ जाएगा, 100 × 3 300 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं तुमको 1 मोल का पूछूं, यानी कि मैं तुमको इतने मॉलिक्यूल्स का मास पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि तुमको पता है कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है नाइट्रोजन के, कितना होता है यार, 28 AMU होता है, सबको पता है ना। मैं तुमसे बोलूँ कि 1 मोल का निकालना, तो तुम क्या करोगे, 28 AMU इंटू क्या कर दोगे, Na कर दोगे, नहीं कर दोगे, है ना। 2 का पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, Na 1 मोल का पूछता तो Na से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 1 मोल रिप्रेजेंट Na, ठीक है। तो तुमने एक बात अभी पढ़ी थी, AMU को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई Na ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। और ये बेसिकली हमारा क्या है, Na, है ना। तो बेटा Na से Na कट नहीं जाएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 28 ग्राम। आई बात समझ में, देख रहे हो, मतलब जादू देख रहे हो कि जादू इसमें इस बात का है कि तुम किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर तुमको मोलर मास निकालना है, तुम क्या करोगे कि बस उसकी यूनिट चेंज कर दोगे। मॉलिक्यूलर मास हमारा किस यूनिट में होता है ना, मतलब किसी यूनिट में नहीं होता बेसिकली, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है, वही बात मैंने तुमको बताई थी, ठीक है। तो तुमको अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके आगे बस तुमको ग्राम लगा दोगे तो वो क्या आ जाएगा, तुम्हारा मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा तो और रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब देखो कैसे, मान लो मैं तुमसे पूछूं कि भाई 1 मोल कार्बन का मास निकालना है, 1 मोल कार्बन का मास निकालना है, ठीक है। 1 मोल कार्बन का मास तुम्हारा क्या हो जाएगा कि भैया मेरे को पता है कि एक का मास कितना होता है 12 AMU, मेरे को निकालना है क्या बोलते हैं 1 मोल का, तो 12 × Na, ठीक है। लो AMU में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा Na, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 1/Na, ठीक है, 1/Na ग्राम, ठीक है। 1 AMU को ऐसे लिखते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया 12 ग्राम। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि मोलर मास याद करने की जरूरत नहीं है अगर तुमको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास किसी चीज़ का पता है, ठीक है। तुमको क्या करना है कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की बस यूनिट चेंज कर देंगे, उसको ग्राम में कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। मोलर मास मतलब क्या है हमारा कि किसी भी सब्सटेंस के Na यूनिट्स का मास, ठीक है, वो हो गया हमारा मोलर मास। आई बात समझ में, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब करते हैं हम क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन है तुम वो भी लिख सकते हो, मतलब मैंने तुमको जितना बता दिया ना कि 1 मोल का मास कितना है, उससे भी तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। हालांकि नोट्स में सुंदर दिखाने के लिए तुम ये चीज़ लिख लो, ठीक है। अब देखो मोल हमारा क्या है, बेसिकली मोल को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मोलर मास, है ना। इसका मतलब क्या है, ऐसे समझो कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई मेरे पास 14 ग्राम मेरे पास मीथेन है, 14 ग्राम मेरे पास मीथेन है, तो मेरे को बता दे कि कितने मोल्स होंगे मेरे पास मीथेन के, है ना। अब तुमको पता है भैया कि मीथेन का मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है ना। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये बताना चाह रहा है यहाँ पे, अगर तुमको किसी सब्सटेंस के मोल निकालने हैं और तुमको उसका मास दे रखा है ना, तो तुम कैसे मोल निकालोगे, है ना।
अब इसको तुम ऐसे समझो यार, एनालॉजी से बेसिकली समझो कि मान लो तुमको पता है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया 6 केले हैं मेरे पास तो कितने दर्जन हुए, तो तुम क्या दोगे, फटाफट आधे दर्जन। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर तुम्हारे पास मान लो कि 14 ग्राम वो है तुम्हारे पास मीथेन, और टोटल 1 मोल का मास कितना होता है, 16 ग्राम। तो पूछ रहा है कि मोल कितने हुए, तो मोल तुम्हारे कितने हो गए बेटा, 7/8 मोल, ठीक है। 7/8 मोल हो गए कि नहीं हो गए, आई बात समझ में, वो चीज़ है ये, है ना। और तुम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो कि मोल इंटू मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इस बात को थोड़ा नोट बना के लिख लेना, है ना। अब देखो मान लो अगर तुमको यही बात कह रहा होता कि तुमको लेट सपोज ये चीज़ नहीं दी है, तुमको कह रहा है कि तुम्हारे पास 5 मोल हैं CH4 के, 5 मोल हैं तुम्हारे पास मीथेन के, और क्या बोलते हैं 5 मोल का मास कितना होगा, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, ठीक है। ये बात आई समझ में, है ना यार। अब देखो, अब हम कर लेते हैं इस पर थोड़े क्वेश्चन, ठीक है। अब कह रहा है कि मास, देखो बेटा यहाँ पे मैं जो भी तुमसे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, उनको वो क्वेश्चन मतलब बेसिकली इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, मतलब कि वो सारे जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उनको कवर करके किए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सारे ध्यान से करने हैं और देखना है कि मतलब कैसे मैं कर रहा हूँ, तुमको बेसिकली सीखना है कि क्वेश्चन मतलब सोचे या अटेम्प्ट करे जाते हैं, ठीक है। अब देखो कि इफ मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, ठीक है, देन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट विल बी अब देखो ये कह रहा है कि कोई एक एलिमेंट है, लेट सपोज कि एक एक्स एलिमेंट है ना, उसके 2 एटम का मास दे रखा है कि 4 × 10⁻⁻23 ग्राम है, ठीक है, इतना मास है। तो वो पूछ रहा है कि उसके भैया एटॉमिक मास कितना होगा, उसका एटॉमिक मास कितना होगा, है ना। अब देखो ये 2 का मास कितना है, इतना, तो 1 का मास कितना हो गया हमारा कि 2 × 10⁻⁻23, बेसिकली आधा हो जाएगा ना यार, 2 का इतना है ना। अब तुम क्या करो, इसका मोलर मास निकाल लो यार। मोलर मास कैसे निकालोगे तुम इसका, कि एक एटम का मास इतना है, अगर तुम इसमें Na का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 मोल का मास आ जाएगा, 1 मोल का मास। और यहाँ पे Na दे रखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तुमको कितना लेना है, 6 × 10⁻23 लेना है, ठीक है Na। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आ गया तुम्हारा, ये बेसिकली यार ये ग्राम में था ना, तो ग्राम आएगा यहाँ, ठीक है। ये जो मास है तुम्हारा ग्राम में था तो ग्राम आ गया। तो क्या हो गया तुम्हारा कि उसके 1 मोल का मास आ गया तुम्हारा 12 ग्राम, ठीक है। अब जब तुमको पता है कि भैया उसके 1 मोल का मास 12 ग्राम है ना, तो हमारा क्या बोलते हैं, मोलर मास बेसिकली होता ही क्या है, जो हमारा एटॉमिक मास है उसको ग्राम में लिख देते हैं हम, तो क्या हो जाता है हमारा, वो क्या हो जाता है हमारा मोलर मास। तो अगर मैं इसको ग्राम के बिना लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एटॉमिक मास, 12 क्या हो जाएगा इसका बेटा, एटॉमिक मास, ठीक है। आई बात समझ में, आ रहा है मजा, एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आया ना समझ में, क्लियर हुई चीज़ है, बहुत बढ़िया। अब देखो द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन अ सिग्नेचर रिटन बाय कार्बन पेंसिल, है ना, और द वेट ऑफ सिग्नेचर इज 1.2 × 10⁻⁻³ ग्राम, ठीक है, ग्राम होगा यहाँ पे, क्वेश्चन में इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। तो बेसिकली कह रहा है कि तुमने एक सिग्नेचर कर दिए, मान लो ऐसे समझ के कुछ सिग्नेचर कर दिए, है ना, और भैया उसका वेट क्या है 1.2 × 10⁻⁻23 ग्राम है, ठीक है। और वो ये जो सिग्नेचर है ये किससे लिखा गया है, तुम्हारा कार्बन की पेंसिल से लिखा गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारा, इतने ग्राम कार्बन हो गया, है ना। तो वो पूछ रहा है क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हो जाएंगे। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है इसको। हम सबको पता है कि भैया 12 ग्राम जब हमारे पास होता है तो उसमें कितने एटम होते हैं, Na एटम्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 1.2 × 10⁻³ ग्राम है, तो कितने एटम होंगे, बस यही बात पूछी है इसमें, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे करेंगे इसको ऐसे लिख दो, 12x = 1.2 × 10⁻³ × 6.022 × 10�23, ठीक है। एक और 2 लिख लो यहाँ पे, है ना। अब भैया x तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे 1.2 / 12 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6.022 10⁻20 लिख सकते हैं उसको, ठीक है। ये -3 से वो 3 घट जाएंगे। अब देखो यार फाइनल इसके बाद तुम सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन में, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन में ऑप्शन से रखे हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये है कि मतलब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखो द मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज, अभी कह रहा है तुम्हारे पास 3 ग्राम यूरिया है भैया, उसमें नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट होगा। अब देखो क्या होगा तुम्हारा, अच्छा यूरिया का फॉर्मूला मालूम है किसी को, मतलब मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे मतलब तुमने अगर 9th 10th में केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, कई जगह मतलब चैप्टर में लिखा होता है, नहीं पढ़ा तो इज ओके, ठीक है। इसमें क्या है
यूरिया का फॉर्मूला होता है तुम्हारा NH2CO NH2, ठीक है, NH2CO NH2 है ना। ये कह रहा है अगर तुम्हारे पास भैया 3 ग्राम अगर तुम्हारे पास यूरिया है, मतलब ये है ना, तो इसमें नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन का मास पूछ रहा है तुम्हारा, वो नाइट्रोजन का मास पूछ रहा है। देखो इसका मास होता है बेटा तुम्हारा, कैलकुलेट कर लोगे एटॉमिक मास ऐड करके सबका, तो आ जाएगा तुम्हारा 6 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास इसका क्या होता है, 60 होता है यार, अरे चल गई, 1 सेकंड, 60 होता है, ठीक है, एटॉमिक मास इसका। अब ये पूछ रहा है कि इसके अगर मेरे पास 3 ग्राम है, इसका मोलर मास होता है यार 60 ग्राम, ठीक है। मोलर मास सीधी सी बात है, इसका मॉलिकुलर मास क्या होगा 60 होगा, और मोलर मास इसका क्या होगा 60 ग्राम होगा, ठीक है। ये कहेगा तुम्हारे पास 3 ग्राम इस सैंपल का है, तो इसमें नाइट्रोजन कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो तुमको दिख रहा है कि अगर तुम्हारे पास इसका 1 मोल है यानी कि 60 ग्राम है, तो उसमें नाइट्रोजन कितना होगा, तुम्हारे 2 एटम है, 2 एटम है, तो 2 एटम का मास कितना हो गया, बेसिकली 28 AMU हो गया, है ना। अगर मोल की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 28 ग्राम हो जाएगा 60 ग्राम में, है ना। मैंने यहाँ पर 28 AMU इसलिए बोला है क्योंकि मैं 2 एटम्स का मास बोल रहा हूँ, मैं एटॉमिक मास नहीं बोल रहा, ठीक है। वो चीज़ तुमको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। 28 ग्राम हो गया तुम्हारा। अब देखो कि भैया 60 ग्राम में तुम्हारे 60 ग्राम में तुम्हारे 28 ग्राम प्रेजेंट है क्या, नाइट्रोजन, है ना। तो 3 ग्राम हमारे 3 ग्राम सैंपल दे रखा है यूरिया का, उसमें कितनी होगी, x मान लिया भैया इसको, ये होगा तुम्हारा 60x = 28 × 3, ठीक है। x निकाल लो तुम यहाँ से, 28 × 3 डिवाइड बाई 60, है ना, 20, इसको कैलकुलेट कर लोगे तुम बेसिकली ये आ जाएगा तुम्हारा 1.4 ग्राम, ठीक है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिकली तुमको ऐसे करना है, ठीक है। ये होगी बात तुम्हारी, बहुत बढ़िया। देखो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। द मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम फॉस्फेट विल बी, है ना। ये कह रहा है कि अमोनियम फॉस्फेट में क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन की मास परसेंटेज कितनी होगी, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये बेसिकली वो सारी प्रोफाइल्स हैं क्वेश्चन की। मैं इतने क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम सारी प्रोफाइल्स को सीख जाओ, जिससे कि तुम चाहे अपनी कोचिंग कोई मॉड्यूल करो, चाहे कोई बुक सॉल्व करो, उसमें तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर इन क्वेश्चन को एक बार देख लोगे अच्छे से, ठीक है। चाहे तुम्हारी क्या बोलते हैं PY क्यों ना हुआ है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि जो हमारे पास अमोनियम फॉस्फेट है, इसमें नाइट्रोजन का मास परसेंटेज क्या होगा। अब तुम ऐसे समझो कि देखो इसका पहले मास निकाल लेते हैं हम कि इसके 1 मोल का मास कितना होगा। अब इसमें क्या है, तुम्हारे 3 तो हमारे नाइट्रोजन है ना, और इसमें 4 या 12 हमारे हाइड्रोजन है ना, और 1 फॉस्फेट है तुम्हारा, और 4 क्या बोलते हैं ऑक्सीजन है, 4 हमारे क्या है ऑक्सीजन। ओ शिट, इसको ऐसे लिख लेते हैं अच्छे तरीके से, ये थोड़ा अनसिमेट्रिकल होगी बात, है ना। इसको भी मिटा देते हैं, 1 सेकेंड। तुम्हारा इसमें 1 क्या है तुम्हारा फॉस्फोरस, और क्या बोलते हैं 4 है तुम्हारा ऑक्सीजन, ठीक है। यही है ना इसमें नाइट्रोजन के 3। अब देखो इसमें कितना हो गया इसका मास नाइट्रोजन का, 14 या 42, है ना, और 12 हमारे हो गए हाइड्रोजन, और 1 हो गया फॉस्फोरस का मास होता है 31, और 4 ऑक्सीजन तुम्हारे 64, ठीक है। सबको ऐड कर लो यार, 4 और 4 8 और 1 9, है ना, और 6 और 3 9 और 1 10 और 14, ठीक है। 149 हमारा क्या हो गया, इसका मास हो गया, मास ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, मास ऑफ फॉस्फेट हो गया। अब इसका मोलर मास क्या हो जाएगा तुम्हारा 149 ग्राम। ये अगर मैं 1 मोल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि इसका नाइट्रोजन का मास परसेंट कितना होगा, और नाइट्रोजन का टोटल मास कितना है इसमें यार 42 ग्राम है, 42 ग्राम है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो 42 ग्राम है नाइट्रोजन, वो कितना परसेंटेज होगा इस टोटल मास का। कैसे निकालते हैं परसेंटेज यार, कि 42 डिवाइड बाई टोटल मास 149, है ना, इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली आ गया हमारा कि ये कितना परसेंटेज होगा हमारा टोटल मास का, ठीक है यार। आई बात समझ में। तो यार ये कुछ टाइप हैं तुम्हारी क्वेश्चंस के, है ना। अब देखो ये हमारा आइडियल गैस, इसको बेटा हम अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में तुम्हारे जो क्वेश्चन भी तुमने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जितना समझ में आया, मतलब मैंने बहुत कंसाइज फॉर्म में सारे टॉपिक समझाने की कोशिश की है तुमको, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ तुमको कवर हो गया होगा। अब बेसिकली तुमको क्या करना है, जो भी तुम्हारे मतलब जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं ना, और जो क्वेश्चन सारे मैंने करवाए उनको एक बार अच्छे से देख लेना, है ना। और इनके बेसिस पे तुम्हारे जो भी मतलब टॉपिक वाइज तुम्हारी DPBs हैं या बुक्स हैं, उनमें जाकर तुमको बेसिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और अगला लेक्चर बेसिकली यार हम यहाँ से पढ़ेंगे PV = NRTC, मतलब आइडियल गैस जो भी है हमारी, इसका काफ़ी यूज़ आता है हमारे क्वेश्चन में। और देखो आज हमने बेसिकली क्या क्या कवर कर लिया तुम्हारा यार, एटॉमिक मास किया हमने, मॉलिकुलर मास किया, और मोलर मास किया, ठीक है। उन पर हमने क्वेश्चन किए बहुत सारे। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और अगर तुमको लगे कि यार तुमने कुछ ना कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू यार।